बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 5 किंगडम सिस्टम। इसका वो प्रपोज्ड है विटेकर। तो विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम को ही जारी रखते हुए हम लोग क्लासिफिकेशन पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने 5 किंगडम सिस्टम के 2 किंगडम को डिस्कस किया था, उसमें वो था मोनेरा और प्रोटिस्टा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाकी 3 बचे हुए में से केवल एक, और वो है फंजाई या फंगाई, जिसको जो भी कहें, फंजाई भी कह सकते हैं, फंगाई भी। लेकिन एनिमेलिया एंड प्लांट किंगडम हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे कि हम छोड़ना चाहते नहीं, इस चैप्टर के अंतर्गत वो नहीं आता है। वो बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, यानी किंगडम है, तो उसको एक छोटे से सेक्शन में नहीं पढ़ा जा सकता चैप्टर के। उसको चैप्टर के रूप में ही उन दोनों को पढ़ा जा सकता है, इसी से उनको अलग अलग चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये तो छोटा सा एक तो सब सेक्शन हो गया जिसको हम पढ़ने वाले हैं फंजाई। लेकिन क्या इतना ही पढ़ के आज ये खत्म करेंगे चैप्टर, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये भी डिस्कस किया था कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं, अभी तक डिस्कशन का क्वेश्चन मार्क है। तो उनको कहाँ इंक्लूड किया गया किया जाएगा, ऐसा कोई अभी रूल नहीं आया कि उनको कहाँ इंक्लूड किया जाए। माने उनको कहीं इंक्लूड नहीं किया गया 5 किंगडम के सिस्टम में। तो वो है आपके वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। तो उनको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे क्यों नहीं वो 5 किंगडम सिस्टम में से फिट होते हैं, या उनके लिए कोई सिस्टम बनेगी या नहीं बनेगी ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो फिट क्यों नहीं करते हैं इस 5 किंगडम सिस्टम में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो मैं हूँ आरके सर, और मैं आपको इनवाइट करता हूँ आपके चैनल डेस्नी जीत में। चलते हैं क्लास में। तो शुरू करते हैं आज के मेन किंगडम ऑफ डिस्कशन से, जो है किंगडम फंजाई। फंजाई ये क्या है? ये यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉप्स है। क्या? हेट्रोट्रॉप्स। ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि क्या करते हैं, हमारे जैसे, आपके जैसे, मेरे जैसे ये लोग खाना नहीं बना सकते। ये लोग क्या करते हैं, दूसरों से खाना लेते हैं, खाते हैं, लेकर खाते हैं। अब लेकर खाने वाले तरीके अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि वो सेप्रोफाइट्स हो। सेप्रोफाइट्स यानी कि सड़े गले मरे जीवों से ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। तो लेते हैं वो लोग सेप्रोफाइट्स के रूप में। लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सॉल्युबल मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस। उसके बाद ये लोग पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं आपके बॉडी के ऊपर। आपके देखिए, मान लीजिए अचार बना हुआ, तो कहते हैं ना, उसमें एक भुअरी पकड़ लेना, भूरा भूरा जैसा कलर आ जाना, पाव रोटी के ऊपर बरसात में ऐसा आ जाना, जूते के ऊपर आ जाना, ये सारे क्या फंगाई होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर से वहां से उनको पैरासाइट के रूप में फूड मिलता है। उसी तरह से आप देखोगे, पढ़ेंगे ईस्ट के बारे में, जो कि आप आटा में गूंथते हो तो आप नान रोटी बनाते हो, या फिर तंदूरी बनाते हो, या पिज्जा बनाते हो, तो उसमें वो भीतर को उसके उसमें से सबस्ट्रेट से क्या लेता है, ऑर्गेनिक सॉल्युबल मैटर लेता है और अपना भोजन करता है, और इस तरह से अपना परिवार बढ़ाता है और एनर्जी भी निकालता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फैला देता है रोटी को, माने आटे को गूंथे हुआ जो रोटी बनाया जाएगा, और उसके बाद उससे रोटी मोटा मोटा फूला सा पफी होता है। तो ये तो पढ़ेंगे हम लोग। तो ये पैरासाइट्स के बारे में हो गया कि ये पैरासाइट्स के रूप में भी हो सकता है, सिम्बायोट्स के रूप में। सिम्बायोट्स, देखिए, पैरासाइट हमने कहा, हमने सेप्रोफाइट कहा। इन दोनों केसेस में फंजाई जो है कोई मदद नहीं करता है होस्ट को। होस्ट को कहने मतलब मरे हुए होस्ट हो या जिंदा होस्ट हो। सेप्रोफाइटिक है तो मरा हुआ कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके क्या ले रहा है, ऑर्गेनिक मैटर्स को ले रहा है। पैरासाइट है तो जिंदा ही इंसान हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो, या मतलब उनसे ले रहा है। जूता वाला केस है, वो सेप्रोफाइटिक कह सकते हो उसको। मैं समझाने के लिए बता रहा था ह्यूमन बींग्स पर, तो वो तो हम लोग तो जिंदा है। रिंग वर्म होता है, हम लोग को स्किन के डिजीज होते हैं ना, ये फंगाई के चलते ये होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों जो ये हैं, ये मैंने एक तरह से खाली वो लेते हैं, फायदा लेते हैं, कुछ देते नहीं है बदले में किसी को ना। ऑर्गेनिज्म जो होस्ट है उनको कुछ नहीं। तो माने पैरासाइट कभी भी किसी होस्ट को फायदा नहीं पहुंचाता है, वो अपना फायदा देखता है।
यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ सिम्बायंट्स। इस सिम्बायंट का मतलब क्या हुआ ये जानना जरूरी है। तो ये सिम्बायंट माने होता है सिम माने दोनों मिलकर कॉम्बाइन। तो ये लेता भी है कुछ, देता भी है कुछ। उस ले लिया, उसके बदले में दिया। तो सिम्बायंट्स के रूप में वो लाइकेंस बनाता है एल्गी के संग में। लाइकेंस को एक्चुअली हम लोग एक ऑर्गेनिज्म ही मान लेते हैं कॉम्बाइंड फॉर्म में, अलग से उसको हम लोग फंगाई अलग नहीं करते हैं एल्गी के साथ। तो यही चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब एंड ऑफ द चैप्टर देखेंगे, लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिस्कशन हम लोग और आगे ले जाएंगे डिटेल्स में। अभी हम लोग पढ़ते हैं दूसरा एक और भी एक वैसा मिलजुल वाला काम करता है वो हायर प्लांट्स के साथ में, जो कि जैसे जिम्नोस्पर्म्स है, साइकस नाम का पेड़ है, इस तरह के पेड़ जो है उनके साथ में क्या करता है वो रूट जो है उनके रूट में नोड्यूल्स टाइप है, जैसे कि आपके लेग्यूमिनस इसमें देखिएगा प्लांट्स में बैक्टीरिया नोड्यूल्स बनाते हैं, ये फंगाई जो है ये नोड्यूल्स टाइप का ही बनाते हैं, कुछ जैसा चीज बनाते हैं इन हायर प्लांट्स। और वो किस काम में लगता है, ये लोग आसपास के उनके रूट्स जो होते हैं एक्चुअली जिम्नोस्पर्म्स के वो बहुत फैले हुए नहीं होते, तो बहुत दूर तक वो नहीं फैलकर सॉइल से वो लोग नहीं ले पाते हैं क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो उनको मिनरल्स चाहिए, तो इनऑर्गेनिक सॉरी टू फॉर्म ऑर्गेनिक, तो मिनरल जो चाहिए नहीं ले पाते। तो ये लोग क्या करते हैं उनको हेल्प करते हैं फॉस्फेट या वगैरह वगैरह जो मिनरल्स है उसको ऑब्जर्व करके देने में, बदले में वो प्लांट उनको खाना देता है। तो इस तरह दोनों का चलता है। तो ये दोनों, ये जो है सिम्बायंट और ये माइकोरिजा, इसमें लेन देन होती है। लाइकेंस में माइकोरिजा में लेन देन होती है, मैंने वायरस कुछ लेता है और कुछ देता भी है, जिस ऑर्गेनिज्म के साथ में वो ये बना जुगलबंदी बनाता है। और देखते हैं कि देखिए एक बात मैं कहा था जब मैं 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा रहा था कि अभी तक बायोलॉजिस्ट अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि हम 2 सिस्टम में रहे या 5 सिस्टम में चल जाए किंगडम के। अभी भी हम लोग गलती से क्या करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को या तो फंगाई में हो, प्लांट में हो या एनिमल में भी हम डाल देते हैं, जो कि होना चाहिए कहाँ मोनेरा या प्रोटिस्टा में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सम यूनिसेलुलर और फंगाई लिखा हुआ है। यूनिसेलुलर फंगाई कैसे होंगे कि जब वो जो यूनिसेलुलर अलग किंगडम है दो, तो उसमें होना चाहिए था, नहीं ईस्ट जो है उसको अभी भी हम लोग फंगाई में पकड़ लेते हैं। तो ये टू सिस्टम वाला में आ गया जिसमें प्लांट्स पकड़ते हैं फंगाई को, पकड़ते हैं टू सिस्टम वाले। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 सिस्टम समझ लीजिए, फंगाई को अलग कर दिया गया है, लेकिन ये यूनिसेलुलर को यहाँ पे लाके कर दिया गया। तो ईस्ट एक्चुअली बहुत ही ऐसा फंगाई है, बहुत ही काम का है। सैक्रोमाइसी एक इसका ये जीनस है, उसके इसमें आता है। तो उसमें ये काम क्या करता है, ये बिवरेजेस बनाने का काम आता है, जैसे वाइन हुआ, बियर हुआ, ये सब आप पढ़िए बायोलॉजी में ही पढ़िए क्लास 12 में। यहाँ तक कि ये जो अभी मैं बताया कि जैसे आपको नान रोटी बनाना है, पिज्जा बनाना है, तो उसको फुलाने का काम जो करना, फर्मेंट करने का काम जो रोटी का आटा है उसको करने का काम भी ईस्ट करता है। तो ईस्ट बहुत हम लोग बहुत पुराने जमाने से बिना इसके कहने मतलब साइंटिफिक नॉलेज को लिए बहुत दिनों से इसको काम में लगा रहे हैं। ये पहला नहीं है कि साइंस पढ़ने के बाद हम लोग जाने ईस्ट कितने काम का है। उसके बाद देखिए ऐसा कि ये तो बहुत सिंपल बातें हो गई। अब यहाँ से देखिए डिजीज भी करवाता है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक डिजीज होता है पुक्सीनिया। पुक्सीनिया ये व्हीट रस्टिंग करता है, व्हीट में रस्ट ला देता है। तो उस ये पुक्सीनिया करता है, तो व्हीट रस्ट कॉजिंग डिजीज, रस्ट बन जाता है या व्हीट बेकार हो जाता है, गेहूं को खराब कर देता है, ये पुक्सीनिया। लेकिन फिर देखिए ये काम दवा का भी करता है, एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं इससे, जैसे पेनिसिलियम है ये बनता है किससे, फंगाई से बनता है। उसके बाद देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए ये ना ऐसे समझिए फिलामेंटस एक स्ट्रक्चर है, ऐसे बना होता है, न्यूक्लियाई में बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही बना रहे थे, इसको कहते हैं हम लोग हाइफे, क्या कहते हैं हाइफे, हाइफे कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये एक तो हाइफे, एक फिलामेंट को हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफे कह दिए। अब इसमें अब यहाँ से ऐसे एक और निकला हुआ है, इधर से नीचे से चला गया समझ लीजिए, जुड़ा हुआ है, एक ऐसे आया हुआ है, ठीक है।
एक इधर से ऐसे आ गया, ये नेटवर्क बन गया ना। फिर ये नेटवर्क को, पूरे नेटवर्क को हम माइसेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? देखिए, फिलामेंटस स्ट्रक्चर को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माइसीलियम, सॉरी माइसीलियम। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हाइफे कहते हैं और माइसीलियम कहते हैं आपको जो नेटवर्क बनाता है। अब इसमें भी एक बात है, जैसे हाइफे मैंने बता, एक ही बना के दिखा देता हूँ। ये हाइफे मैंने बनाया, तो यहाँ पे देखिए कि मैं कोई दो बना देता हूँ तो अच्छा रहेगा, एक और बनाता हूँ, एक और हाइफे। अब देखिए एक हाइफे में है न्यूक्लियस ऐसे होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा ये, यहाँ पे न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, तो इसको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। आप कहोगे सेल कहाँ है, तो एक्चुअली फंगाई का ये कैरेक्टर है कि हाइफे इसका मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। अब इस तरह के जो होते हैं जिसे मल्टी न्यूक्लिएट हो या कॉन्टिन्यूस ट्यूब जैसा दिख रहा है, उसको हम कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफे। इसको कहेंगे सिनोसाइटिक हाइफे, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे वॉल आ जाए, एक एक वॉल बन जाए, क्रॉस वॉल्स बन जाए। इसको हम लोग क्रॉस वॉल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सेप्टेट, ठीक है। तो इसमें सेप्टेट भी आ जाता है, ये सेप्टेट हो जाता है, ये सिनोसाइटिक हो गया, ये सेप्टेट हो गया। तब तो अगर उसके पास वॉल है तो सेप्टेट ये हाइफे होगा, और अगर वॉल नहीं है तो वो ये सिनोसाइटिक हाइफे कहलाएगा। तो हम लोग लगभग पूरा समझ गए। एक चीज और बचा हुआ जो पहले बता चुके हैं, ये जो वॉल है इसका, एक वॉल होता है ना जिसके चलते हम, तो मान लीजिए ये मेम्ब्रेन बनाया, सेल मेम्ब्रेन, और बाहर में सेल वॉल बनाता हूँ। तो मैंने बताया था कि फंगाई के पास में सेल वॉल होता है, तो प्लांट्स में क्यों नहीं है? प्लांट्स के जो सेल वॉल होते हैं उसके चलते नहीं, वो तो ऑटोट्रॉपिक है, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हेटरोट्रॉपिक है, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन सेल वॉल भी इनका जो है अलग बनता है। हम बताए थे ना, काइटिन मेन होता है, काइटिन, काइटिनिन या काइटिन, एंड पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड से बना हुआ, मैंने शुगर और काइटिन से बना हुआ है इनका वॉल। तो ये था आपका जनरल एक इंट्रोडक्शन फंगाई के बारे में। आगे और फंगाई के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग फंगाई में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है वो देखेंगे। तो फंगाई में तीन तरह से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है वेजिटेटिव मीन्स से, यानी वेजिटेटिव फॉर्म से। दूसरा होता है तरीका वो है असेक्सुअल तरीके से। तीसरा है आपका सेक्सुअल तरीके से। और पहले हम लोग वेजिटेटिव देखते हैं। वेजिटेटिव में तीन प्रोसेस यूज किया जा सकता है। एक है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है फिजन, और तीसरा आपका है बर्डिंग। तो ये तीन मेथड्स यूज होता है फंगाई में, कि वेजिटेटिव मीन्स जिससे कि वो अपना अलग फिर से इंडिविजुअल बना सके, तो रिप्रोडक्शन इसको कहेंगे। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन क्या, कोई चीज टूट जाए, दो टुकड़ा हो गया, ये भी टुकड़ा एक इंडिविजुअल बन गया, ये भी एक टुकड़ा इंडिविजुअल है। सेलुलर फॉर्म है, टूट गया तो वो एक इंडिविजुअल बन गया, ये एक इंडिविजुअल बन गया, तो फिशन कहलाएगा। बर्डिंग का मतलब क्या हुआ? उसके शरीर के ऊपर ही एक छोटा सा हिस्सा खुल जाता है, बर्ड जैसा, कली जैसा हो जाता है, वो टुकड़ा गिर जाता है और फिर वो ना इंडिविजुअल बन जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या होता है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फॉर्म में हो जाता है। अब हम चले आते हैं असेक्सुअल फॉर्म में। तो असेक्सुअल फॉर्म के लिए वो अलग अलग तरह के असल में क्लासेस पढ़ेंगे हम लोग। फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, उसके बाद रेसिडियोमाइसिट्स, ये उनके क्लासेस हैं जिनको पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें अब देखिएगा अलग अलग स्पोर्स जो कि असेक्सुअली बने हैं और वो भी बिखर जाते हैं, स्प्रेड आउट होकर इंडिविजुअल्स बनाते हैं। वैसे स्पोर्स का नाम देखिए, यहाँ पे कोनिडिया दिया हुआ है, स्पोरेंजियो स्पोर्स दिया हुआ है, जू स्पोर्स दिया हुआ है। फाइकोमाइसिट्स में देखिए अब प्लानोस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स भी दिया हुआ है, प्लानोस्पोर्स। एक्चुअली ये बुक में नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैं अलग से लिखना समझा अच्छा होगा। इसको याद रखिए क्योंकि ये भी आपके और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही काम आते हैं ये स्पोर्स सारे। तो मैं बुक में तो तीन दिया हुआ है, यहाँ पे आप प्लानोस्पोर को भी जोड़ लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। यहाँ पे क्या देखते हैं, ऊजस्पोर, एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिट मैंने कहा,
बेसिडियोस्पोर्स किसके पास होगा? बेसिडियोमाइसिट्स के पास में होगा। तो ये लेकिन क्या है? सेक्सुअली फॉर्म हुआ है। सेक्सुअली कैसे फॉर्म होता है कोई चीज? तो पहले रिप्रोडक्शन कैसे होगा? गैमेट्स होंगे, गैमेट्स जुड़ेंगे, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट्स के बाद में यहाँ पे क्या बनता है? फिर उसके ये होता है हैप्लॉइड, मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनता है, जो कि ये है सेक्सुअल स्पोर्स। तो एक्चुअली स्पोर्ट्स बनाने के लिए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होता है इनके पास में, जहाँ बनाते हैं हर मतलब ये जो कहते हैं ना स्पोर्ट्स बनता है, तो स्पोर्ट्स क्या बॉडी की हर जगह पे बन जाता है? नहीं। मान लीजिए एक फंगस है, तो हो सकता है इसी जगह पर स्पोर्ट्स बनाता हो। तो ये जो जगह हो गया, इसको हम कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी। बाकी वो अपने लेंथ में कहीं नहीं करता है, तो इस सेक्शन को हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे। ये क्लियर हो गया। और देखते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये 3 मेथड्स यानी 3 स्टेप्स यूज होते हैं। 3 स्टेप्स क्या क्या यूज होंगे? तो आप जानते हो क्या यूज होगा? गैमेट्स की जरूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आप देखिए, ये पहला है कि फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। हायर प्लांट्स, हायर ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, इसलिए इनके प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है किसके बीच में? गैमेट्स की। और उसके चलते ये गैमेट्स कैसे हो सकते हैं? ये मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। यहाँ पे प्लाज्मा चूंकि दोनों का मिल गया, यूनाइट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगैमी। अब उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए ये सेल था, ऐसे मैं समझाने के लिए थोड़ा सा सेल बना देता हूँ, और ये दोनों मिल गए, यहाँ से जुड़ गए, तो ये जो है पूरा इलाका जो हो गया प्लाज्मा हो गया। न्यूक्लियस यहाँ पे है ना? तो इसको हम ऐसे देखेंगे। क्लियर हो रही है? अब इसके बाद क्या होगा? ये न्यूक्लियस जो है गैमेट है, ये गैमेट है, गैमेट हैप्लॉइड होता है ना, एन यहाँ पे होगा, और ये भी गैमेट है, यहाँ पर भी एन होगा। तो एन एन मिलकर ये जब दोनों न्यूक्लियाई मिक्सअप कर जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे 2n का जाइगोट बन गया। तो ये पहले इस लेकिन जाइगोट, लेकिन आपको फंगाई में इतना जल्दी जाइगोट नहीं मिलेगा बनना, तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये दोनों तीनों स्टेप्स बता दूं। तो यहाँ पे पहले ये फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई होता है, तो उसको कहते हैं कैरियोगैमी। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस को कैरियो भी कहते हैं, बताए थे। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस के नाम से पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना हुआ है, यूकैरियोटिक जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया है, तो उसी की तरह से नाम पड़ा है। और उसके बाद होने के बाद में क्या होता है? जाइगोट जो बना, जाइगोट उसमें मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस। और मियोसिस होगा तो फिर ये जो जाइगोट है फिर टूटेगा, और एक स्पोर, 2 स्पोर ऐसे बनाएगा। एक यहाँ पे एन आ गया, सॉरी यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे एन हो गया, तो ये क्या हो गया? स्पोर हो गया। ये स्पोर है, ये स्पोर बन गया, ये स्पोर बन गया। तो इस तरह से जाइगोट से हम स्पोर कैसे मिलता है? ये मियोसिस से मिलता है। क्या चीज से मिलता है? मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भी। मियोसिस, ये रिडक्शन डिवीजन जो पढ़ेंगे हम, सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे, तो ये सेक्शन हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, मियोसिस माइटोसिस क्या होता है। तो उसके बाद देखते हैं कि ये जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें देखते हैं क्या 2 हैप्लॉइड हाइफे आते हैं। पहले ये हाइफे जो है ये हैप्लॉइड है, ठीक है ना? ये कॉम्पैटिबल टू मेटिंग होते हैं, वो आते हैं एक साथ में और फ्यूज कर जाते हैं। और फ्यूज करने के बाद क्या होता है ये देखेंगे। तो ये फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स हुआ यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स। 2 हैप्लॉइड, एक तरह से वो गैमेट के फॉर्म में हो गया ना, गैमेट कहिए, हैप्लॉइड सेल कहिए। तो आने के बाद में अब 2 बातें हो सकती है, या तो वो इमीडिएटली जाइगोट बना देगा जो T2n होता है, ऐसे मैंने वहां पर लिखते समय थोड़ा रुक कर कहा था कि इसके बारे में और थोड़ा जानना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जिसमें, जैसे कि ये एस्कोमाइसिट्स है या फिर बेसिडियोमाइसिट्स है, इसमें एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आता है। इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज माने यहाँ के कहने मतलब यहाँ से यहाँ पे आने के बीच में एक ऐसा कंडीशन आता है कि ये ऐसे भी रहता है, ये सेल कुछ दिन तक ऐसे रहता है। यहाँ पे ये एन, यहाँ पे एन वाला न्यूक्लियाई रहते हैं दोनों। तो ये 2 न्यूक्लियस एक साथ में रहते हैं। तो इस तरह से रिजल्टिंग क्या हो गया? ये डाइप्लॉइड
सेल हो जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गया मतलब सब नॉर्मली वाला। लेकिन एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स में देखते हैं एक डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, दो कैरियन, दो न्यूक्लियाई वाला स्टेज आता है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई पर सेल देखने को मिलता है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डाइकैरियन स्टेज, ठीक है ना। और ठीक है ना, डाइकैरियन फेज कहा जाता है। लेटर ये जो बाद यही बात हो जाता है, बाद में दोनों फ्यूज करके ऐसे बन जाते हैं, और बनने के बाद ये डाइप्लॉइड हो जाते हैं। तो हैप्लॉइड थे और डाइप्लॉइड बन गए। ये फंगाई का जो फ्रूट फॉर्मिंग बॉडी है, ये रिडक्शन डिवीजन के द्वारा बनता है। अभी हमने कहा यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो एक बार रिवाइज कर ले तो अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड लगा थोड़ा सा। तो 3 तरह से रिप्रोडक्शन करता है कौन? फंगाई। एक है क्या? वेजिटेटिव, दूसरा असेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव में हमने देखा 3 तरह से, फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड वो बडिंग के द्वारा कर सकता है। असेक्सुअल के द्वारा वो स्पोर्स तैयार करता है, कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर्स। ये सारे के सारे असेक्सुअली बने हुए स्पोर्स हैं, बिखर जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं। थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के फंगाई हैं, उनके अलग अलग इनके स्पोर्स का नाम है। और ये लोग कहाँ बनाते हैं अपने स्पोर्स को? तो अपने फ्रूटिंग बॉडी कहीं एक स्पेशल जगह पे बनाते हैं, जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और इसमें 3 स्टेप्स लगता है। पहले तो गैमेट्स होंगे, आके एक दूसरे से जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में क्या करेंगे? कैरियोगामी होगी, माने उसके बाद वो पहले तो उनके प्रोटोप्लाज्म जुड़ेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मोगामी। उसके बाद उसके न्यूक्लियस जुड़ेंगे, न्यूक्लियाई जुड़ेंगे, तो उसको कैरियोगामी कहेंगे। और फिर लास्ट में वो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद में वो रिडक्शन करके हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है। अब इसको तो कहा गया है कि ये 2 तरह से कर सकता है। एक है कि कुछ में देखा गया है कि डायरेक्टली ये 2 गैमेट्स आके जुड़ जाते हैं, जैसे नॉर्मल होता है, तो एक न्यूक्लियस बन जाता है 2n, और फिर स्पोर्स बनता है। कुछ में देखा गया जैसे कि एस्कोमाइसिट्स में और बेसिडियोमाइसिट्स में कि पहले एक स्टेज आता है जहाँ की इंटरवेनिंग, एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है जहाँ की सेल तो रहता है और 2 न्यूक्लियाई अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, मैंने अलग अलग दूर रहते हैं। तो इसको डाइकैरियन स्टेज कहा जाता है, तो डाइकैरियो फेज कहा जाता है इसको। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो दोनों यूनाइट कर जाते हैं, तो वो बन जाता है डाइप्लॉइड सेल, और फिर रिडक्शन होती है, स्पोर्स बनता है। अल्टीमेटली स्पोर्स बनता है आपका रिडक्शन के बाद ही, और ये स्पोर्स हैप्लॉइड होता है। अब हम लोग देखेंगे 4 क्लासेस ऑफ फंगाई, और ये क्लासेस किस तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं, उसका तरीका क्या है। तो बेसिस ऑफ डिवीजन है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। माइसीलियम कैसे है स्ट्रक्चर उसका, उसके हिसाब शेप के हिसाब से हम लोग माइसीलियम तो आप समझ गए हो क्या होता है, नेटवर्क ऑफ द हाइफे। उसका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये लोग स्पोर किस तरह का बनाते हैं उसके ऊपर उसके क्लास बनते हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज इनके कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका नाम। तो पहला नाम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइकोमाइसिट्स। इसी को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे ये कैसे। एक सिंपल ऐसे हाइफा अगर लेते हो तो वो मल्टी न्यूक्लिएट है, इसमें कोई सेप्टा नहीं है, इसलिए इसको असेप्टेड कहेंगे और सिनोसाइटिक कहेंगे। और इसके असेक्सुअल जो स्पोर्स हैं, मैंने ये नाम आपको पहले दे दिया था, अप्लानोस्पोर्स और जूस्पोर भी होते हैं। अप्लानोस्पोर जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, ये चलते नहीं है, और ये लोग चल सकते हैं, ठीक है, मैंने तैर सकते हैं एक्चुअली। तो ये लोग कहाँ तैयार होते हैं? तो स्पोर्स तैयार होंगे ना, तो स्पोर्स स्पोरेंजियम में तैयार होंगे। लेकिन किस तरह से तैयार होंगे? इंडोजेनसली। इंडोजेनसली यहाँ पे 2 तरह से स्पोरेंजियम में स्पोर्स तैयार होते हैं, इंडोजेनसली और एक्सोजेनसली। ये बार बार आप थोड़ा सा जब क्लासेस में पढ़ाऊंगा, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फाइकोसाइट्स, इसके बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको एस्कोमाइसिट्स, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूटेरियोमाइसिट्स, ये है फाइकोमाइसिट्स। तो फाइकोमाइसिट्स तभी एंडोजेनसली पढ़ा आपने, लेकिन एक्सोजेनसली भी आपको स्पोरेंजियम में स्पोर्स तैयार होते थे। किसके इंडोजेनसली होता है, किसका ज्यादा प्रेफरेंस होता है, सेक्सुअल, ये असेक्सुअल किसका होता है, ये सब ध्यान रखिएगा जब मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे जूस्पोर जो है, जूस्पोर कौन सा है? ये जूस्पोर है, लेकिन ये क्या है? ये जाइगोस्पोर। तो ये असेक्सुअल थे, असेक्सुअल स्पोर्स। इनका
जाइगोट नहीं बनता है, ठीक है, इनका जाइगोट नहीं बनता है, क्रॉस करता है। अच्छा, मतलब ये जाइगोट जाइगोट से लोग बनता है ना, ज्यादातर स्पोर्ट्स जो सेक्सुअल होता है ये जाइगोट से नहीं बनते हैं, ये जाइगोट से नहीं आया है, ठीक है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, जाइगोट जब लिखा जाइगोस्पोर्ट यानी कि जाइगोट बनेगा, तो कैसे बनेगा? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, पहले जाइगोट बनेगा, किससे? दो गैमेट्स होंगे, दो गैमेट्स फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, रिडक्शन होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी और फिर स्पोर्स बनेंगे। तो ये जो स्पोर है उस तरह से बनता है जाइगोस्पोर, पहले गैमेट्स के फ्यूजन होते हैं। और ये गैमेट्स कैसे हो सकते हैं? ये सेम शेप साइज के हो सकते हैं जिसको आइसोगैमेट्स कहते हैं, या इनके शेप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन बींग्स के जाइगोट्स है अलग अलग है, स्पर्म एक जाइगोट है, ओवम एक जाइगोट है, तो ये दोनों अलग अलग शक्ल के अलग अलग रूप के हैं, तो इसको हम कहेंगे एन आइसोगैमेट्स या ऊगैमेट्स कहेंगे, ठीक है। उसमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, वो दूसरी बात है, लेकिन डिफरेंट होंगे दोनों। अब देखिए एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक्चुअली आपके जूते के ऊपर, ब्रेड के ऊपर यही होता है, जब जूते के ऊपर हो जाता है या कहीं हो जाता है, तो ये म्यूकर है। राइजोपर्स ब्रेड पर होता है, राइजोपर्स ब्रेड पर होता है। अल्बिगो कहाँ होता है? ये पैरासाइटिक है, और ये मस्टर्ड प्लांट के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है। ये दोनों जो हो गए, एक तरह से कह सकते हैं कि ये सेप्रोफाइटिक है, ये पैरासाइटिक है। तो ये राइजोपर्स ब्रेड मोल्ड आपने देखा है, बताया था कि उस भूरा रंग हो जाता है पावरोटी के ऊपर या रोटी के ऊपर या अचार के ऊपर, वो ये राइजोपर्स ही होता है। और म्यूकर का फिगर देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, पहचानना सीख लीजिएगा, लेबलिंग तो है नहीं, आपको टेंशन होगी नहीं। तो ये था आपका फाइकोमाइसिट्स। और ये क्लासेस बनते हैं कैसे? तो तीन इसके डिवीजन के बेसिस है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। अब हम चलते हैं दूसरे क्लास ऑफ फंगाई पर। ये क्या है? ये है आपके एस्कोमाइसिट्स। इनको हम लोग सैक फंगाई भी कहते हैं, सैक फॉर्मेशन करते हैं। ये सैक लाइक एस्कीज बनाते हैं या एस्कस बनाते हैं। ये क्या है? ये एस्कोस्पोर्स से बनता है, ये सेक्सुअल स्पोर्स जो सैक लाइक होते हैं, तो इसको हम लोग सैक लाइक, चूंकि ये स्पोर्स बनाते हैं इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सैक फंगाई। अब ये मोस्टली जैसे अभी हमने दिखाया फाइकोमाइसिट्स में, तो वो क्या था? असेप्टेड था, और इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे दिखाने के लिए कुछ ऐसे दिखे, और इसमें सेप्टेड हो जा रहा है ऐसे, सब जगह न्यूक्लियाई दे देता हूँ। तो ये था आपका, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मल्टी सेलुलर तो समझ में आ गई कि यहाँ पे यूनिसेलुलर की बात हो नहीं रही है, क्योंकि ईस्ट तो स्पेशल केस है, उसको लिया गया तो यहाँ पे देना पड़ा इसलिए क्योंकि ईस्ट इसी क्लास में आया है, तो इसलिए कहना पड़ा मोस्टली ये लोग मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन फंगाई का मतलब ही तो मल्टी सेलुलर होता है। तो चूंकि ये मैं साइक्रोमाइसी बोल रहा था, मैं साइक्रोमाइसिस में आता है, ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर को भी इस क्लास में रखा गया है। इसमें एस्कोमाइसिस में ही फंगाई के क्लास में आपको ईस्ट को रखा गया है। ये लोग सेप्रोफाइटिक है। तो सेप्रोफाइटिक होता है डिकम्पोजेस, ये क्या करते हैं? मिनरल्स को फिर से निकाल देते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स को ऑर्गेनिक से। सेकंड, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजेस है पैरासाइटिक से। और एक डंग, गोबर ओबर पर भी ये लोग ग्रो करते हैं, इसको कॉप्रोफिलस कहते हैं। तो ये देखिए मैं ब्रांच में बता रहा था, और ये सेप्टेट है, समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए मैंने एक बात कहा आपको, ये दो वर्ड आपको जानने होंगे, एक्सोजेनसली और एक और है एंडोजेनसली। तो एंडोजेनसली अभी हमने देखा था, कहाँ देखा था? तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ देखा था हमने एंडोजेनसली यहाँ देखा था, कहाँ? फाइकोमाइसिट्स में देखा था कि इनका असेक्सुअल, याद रखिएगा यहाँ पर असेक्सुअल स्पोर्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं एंडोजेनसली, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए ये असेक्सुअल स्पोर्ट्स, याद रखिएगा यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, कि कैसे वो लोग ग्रो करते हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है।
इसलिए इसको हम लोग नहीं याद करेंगे, हम याद करेंगे इसके असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इंडोजेनसली होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया और देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि इसके जो असेक्सुअल है वो क्या है, असेक्सुअल स्पोर्स वो एक्सोजेनसली ग्रो करते हैं, एक्सोजेनसली ग्रो करते हैं, जेनसली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो देखिए वहां पे उल्टा हो गया, लेकिन यहाँ बात आएगा एंडोजेनसली का बात आएगा। मैं तो समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, यहाँ से ऐसे निकला हुआ। अब इसके ऊपर की तरफ में अगर होगा तो बाहर की तरफ कहेंगे तो एक्सोजेनसली कहेंगे, अगर भीतर में हो जाए तो क्या कहेंगे, इंडोजेनसली कहेंगे। एंडोजेनसली एंड एक्सोजेनसली का कॉन्सेप्ट एक देख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं जानना है उसके बारे में। असेक्सुअल स्पोर्स इनको कोनिडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, कोनिडिया। और ये कहाँ ग्रो करते हैं, स्पेशल बताया ना कि हर जगह नहीं, मान लीजिए ये वाला पोर्शन में ग्रो करते हैं, ये स्पेशल पार्ट है, स्पेशल माइसिलियम है जिसे कोनिडियोफोर कहा जाता है। इसी को पकड़ लीजिए, ये कोनिडियोफोर है, और यहाँ पे कोनिडिया तैयार होंगे। कोनिडिया क्या है, स्पोर्स है, और कैसे तैयार होंगे, एक्सोजेनसली, यानी कि यहाँ पर होंगे, ऊपर में दिखेंगे, ठीक है, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होंगे कहाँ पे। और जब ये कोनिडिया यानी कि ये स्पोर्स जो है गिर जाएंगे तो नए माइसिलियम तैयार करेंगे। तो इनका माइसिलियम हमेशा याद रखिएगा ब्रांच्ड होता है एंड सेपरेट होता है। सेकंड चले आते हैं इसके सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में, उसको इसके नाम से ही जाने देते हैं, एस्कोमाइसिट्स है तो इसको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये देखिए ये इंडोजेनसली तैयार होता है, तो इसके सेक्सुअल स्पोर्ट्स एक्सोजेनसली, सॉरी सेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल स्पोर्ट्स, सेक्सुअल स्पोर्ट्स जो है इसके इंडोजेनसली तैयार होते हैं, इंडोजेनसली। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि देखिए बेसिडियो स्पोर्ट्स में भी आया तो ये हम आपको दिखाएंगे डिफरेंस। यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्ट्स एक्सोजेनसली, वहां पे क्या था फाइकोमाइसिट्स में असेक्सुअल स्पोर्ट्स इंडोजेनसली, चेंज हो गया। यहाँ पे उसको दे दिया गया इसको, इसका हो गया इंडोजेनसली, वो असेक्सुअल हो गया एक्सोजेनसली। सेक्सुअल स्पोर्ट्स यहाँ पे इंडोजेनसली होता है, और उसको एससी कहते हैं या एस्कस कहते हैं, ठीक है ना, एससी वो बोल दो, एसकी कहते हैं, एससी भी कह सकते हैं आप, एस्कस उसका सिंगुलर फॉर्म है। और देखने में कैसा होता है, सैक के जैसा होता है, बस्ता की तरह होता है, ऐसे देखने में बस्ता की तरह होता है ऐसे। तो बस्ता की तरह होने के चलते इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैक फंगाई भी कहते हैं। और इस स्पोर के नाम क्या है सेक्सुअल स्पोर का, तो सेक्सुअल स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर हो गया एस्कोस्पोर, और असेक्सुअल स्पोर का क्या नाम हो गया, कोनिडिया। तो ये भी नाम याद रखना कि कोनिडिया इसका नाम है, इसका नाम है एस्कोस्पोर। तो समझ में आ गया। अब एस्की कहाँ पे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज पे होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी तो असेक्सुअल है, मान लीजिए यहाँ पे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी है जो कि आपका एस्कोस्पोर, ठीक है ना, ये एस्को कार्प है, सॉरी क्या है, एस्को कार्प। यहाँ पर ग्रो करेंगे कैसे, इंडोजेनसली, भीतर की तरफ, भीतर की तरफ में आपके स्पोर्स होंगे जिसको हम लोग एस्की कहेंगे, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर में लोग ग्रो करते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है सैक जैसा होता है थोड़ा, तो एस्की में ग्रो करेंगे। और क्या ग्रो करेंगे, एस्कोस्पोर्स, सैक में ग्रो करते हैं एस्कोस्पोर्स। सैक एस्कोस्पोर नहीं है, सैक एक समझिए कंटेनर है जिसमें कि एस्कोस्पोर्स तैयार होते हैं भीतर में। उस पूरे चीज को हम लोग कहते हैं, उस बॉडी को, यहाँ फ्रूटिंग बॉडी को, यहाँ सेक्शन को कहते हैं हम लोग एस्कोकार्प, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, और उसका नाम है एस्पेरिजिलस। और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्लेविसेप है, उसके बाद है नियोस्पोरा। नियोस्पोरा को हम यूज करते हैं देखो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में, यानी कि बायोकेमिस्ट्री कह सकते हो, बायोकेमिस्ट्री कह सकते हो। उसके बाद जेनेटिक भी पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 12 पढ़ेंगे, तो उसमें यूज होता है इन सब फंगाई का, जैसे कि नियोस्पोरा है। अब देखिए कुछ ऐसे फंगाई होते हैं इस क्लास के एस्कोमाइसिट्स के, जैसे मोरल्स ट्रूफेल्स,
ये खाए जाते हैं, डेलिकेसीज के, बहुत टेस्टी बनते हैं इसके। कभी देखे होंगे आप, तो खाया ना कि नहीं खाया आप? फंगस नहीं कहते हम लोग वहाँ पे, हम लोग कुछ और कह देते हैं। तो दूसरी बात है, तो हम लोग खाते हैं वैसे, मशरूम कहते हैं ना, जैसे मशरूम खाते हो कहते हैं ना ऐसे। तो डेलिकेसीज बनते हैं, ठीक है ना, डेलिकेसीज यानी टेस्टी फूड बनते हैं, एडिबल होते हैं, चूंकि ये लोग कौन, मोरल्स एंड ट्रूफल्स। तो ये था आपका एस्कोमाइसिट्स का, जो सैक फंगाई भी कहलाता है। और इसका जो है एग्जाम्पल है, एक है पेनिसिलियम जो मल्टी सेलुलर है, दूसरा जो है यूनिसेलुलर जो ईस्ट है। ये लोग सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक एंड कॉप्रोफिलस होते हैं। इनके दो तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, असेक्सुअल स्पोर्ट्स और सेक्सुअल स्पोर्ट्स। असेक्सुअल स्पोर्ट्स कोनिडिया जो एक्सोजेनसली ग्रो करते हैं, तुम्हारे सेक्सुअल स्पोर्ट्स एस्कोस्पोर जो कि इंडोजेनसली ग्रो करता है, कहाँ, एस्कोकार्प पर, यहाँ पर की साइक्लाइक पैकेट्स होते हैं, यहाँ पे साइक्लाइक पैकेट्स हैं, साइक्लाइक पैकेट्स में होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स है, और कुछ ऐसे इसके जैसे मोरल्स एंड ट्रूफल्स होते हैं जो कि हम खा सकते हैं। न्यूस्पोरा जो है उसको बायोकेमिकल में या जेनेटिक्स में हम यूज कर सकते हैं। और फिगर आपका दिया हुआ है एस्पेरिजिलस का, ये है एक तीसरा जो एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स का। अब हम चलते हैं तीसरे क्लास ऑफ फंगाई, जिसको कि हम, देखिए मैंने पिछले स्लाइड में बहुत हिचकिचा कर कहा मशरूम, कहा ना, क्योंकि ये क्लास अलग है, तो उसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। मैं समझाने के लिए एस्कोमाइसिट्स में डेलिकेसी जब मैं कह रहा था, उसमें बोल दिया, मैं उसी से हिचकिचाया मैं बोलने में, लेकिन आपको नहीं कहना है, ठीक है ना। ये समझाने के लिए, अगर खाते हैं हम लोग ना फंगाई कहते हैं, तो एग्जाम्पल के हिसाब से मशरूम कहते हैं ना, आप खाते हैं, उस हिसाब से मैं कहा था। यहाँ पे नहीं यूज करेंगे इन ऑफ क्लास, क्लास के रूप में आपको इसको बैसिडियोमाइसिट्स के क्लास में मानना पड़ेगा। तो इसको मशरूम भी कहते हैं, ब्रैकेट फंगाई भी कहते हैं, एंड पफ बॉल्स भी कहते हैं। ये सारा नाम जो है देखने में ऐसे, देख लीजिए ऐसे मशरूम देखें आप, तो ये मशरूम का ही फिगर है, ठीक है ना। इसको, ये मशरूम का फिगर है, और इसको कहते हैं क्या, एगैरिकस, क्या कहते हैं, एगैरिकस कहते हैं, ठीक है। तो ये मशरूम या ब्रैकेट फंगाई कहा जाए, उसको क्या कहेंगे, सैक फंगाई, या पफ बॉल्स कहा जाए, ये सब किसका नाम है, बैसिडियोमाइसिट्स का। तो देखिए वो भी जो था वो ब्रांच था, मैंने ब्रांचिंग ऐसे दिखाया था, ऐसे कुछ ऐसे कर दिया था, हाँ। तो ये ब्रांच माइसीलियम, माइसीलियम मैंने और भी ऐसे नेटवर्क भी है, ऐसे मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि ब्रांच ऐसे क्या हुआ। तो ये माइसीलियम है ऐसे। ये भी आपका क्या है, सेप्टेट है, सेप्टेट है, ठीक है ना, बॉल से, क्रॉस बॉल से, मल्टी न्यूक्लियड है लेकिन सेप्टेट है। और इसमें देखिए असेक्सुअल स्पोर्ट्स जनरली नहीं मिलते हैं। तो देखिए हम लोग क्या देखे, जनरली हम बात किए जब पहले फाइकोमाइसिट्स में बात किए, तो असेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में बात किए, और क्या है कि इंडोजेनसली ग्रो करते हैं। उसके बाद हम चले आए कहाँ, एस्कोमाइसिट्स में, उसमें हम दोनों की बात किए, एक को हम क्या कर दिए, आपको एक्सोजेनसली कर दिया असेक्सुअल को, इंडोजेनसली कर दिया सेक्सुअल को। अब इसके पास कह रहे जनरली असेक्सुअल होते ही नहीं है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है लेकिन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। इनका मेन जो बेसिस हो गया तो क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन्स इनके पास नहीं होता, सेक्सुअल ऑर्गन से एब्सेंट। तो कैसे करते हैं लोग, सिंपल दो अलग अलग टाइप के स्ट्रेन्स ले लेते हैं, नजदीक आ जाते हैं, इनके प्लाज्मा मिक्सअप हो जाता है, वही जो बताया जिसको हम लोग प्लाज्मा, ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी हो जाता है। तो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स, यहाँ पे गैमेट्स तैयार नहीं हुए, तो प्लाज्मोगैमी हो रहा है लेकिन गैमेट्स नहीं तैयार हुए, याद रखिए इसमें गैमेट्स नहीं आते हैं। फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमैटिक यानी बॉडी सेल भी कहते हैं, और डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप, अलग अलग टाइप होगी तभी तो नया चीज तैयार होगा, वैरायटी आएगी, नहीं तो सेम थिंग हो जाएगा। इस तरह से दोनों हो जाते हैं। फिर ये लोग क्या बनाते हैं, डाइकैरियोटिक सेल बनाते हैं, यानी कि एक सेल बनता है जिसमें दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये लोग फ्यूज करते होंगे, फ्यूज करके अब जब पढ़ोगे रिडक्शन डिवीजन, तो उसमें आप देखोगे कि एक सेल से 1 2 3 4
सेल तैयार होते हैं, और सब ये डाइप्लॉइड होगा, ये सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स का। ये मैं हाई ऑर्गेनिज्म बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल फॉर्म करने के लिए यहाँ पे n की बात नहीं है, यहाँ पे समझाने की बात है। तो हैप्लॉइड तो जाने हाफ नंबर ऑफ जो भी क्रोमोसोम कितना होगा वो नहीं पता है, यही फॉर्मेट है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले तो आपका उसका कैरियोगामी होता है, जुड़ते हैं लोग, जुड़ने के बाद में फिर जाइगोट बनता है, जुड़ गए ये, और फिर ये जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होता है, और बेसिडियम में 4 करके 1 से 4 निकले बेसिडियोस्पोर्स तैयार होते हैं। तो इसके स्पोर्स का नाम है बेसिडियोस्पोर्स, और ये कौन है, सेक्सुअल स्पोर्स है एक तरह से कह सकते हो, और ये बेसिडियम में तैयार होता है। ये कैसे तैयार होते हैं बेसिडियम में, ये तैयार होते हैं बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली, तो सेक्सुअल स्पोर्स हो गया, सेक्सुअल स्पोर्स, इनका नाम क्या है, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, और ये लोग कैसे उसमें बने, एक्सोजेनसली। तो ये बात आपको जानना पड़ेगा, बेसिडियम में प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनसली। बेसिडिया जो होता है, बेसिडिया मैंने बेसिडियम से आया, बेसिडिया जैसे वहां पे सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्की होते थे, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर को हम बेसिडिया कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं। वो लोग फ्रूटिंग बॉडीज जो है, वहां पे एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी होता था, यहाँ पे बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी में ये आपके ये पाए जाते हैं बेसिडिया। और आपका एग्जाम्पल मैंने तो बता ही दिया कि गैरिकस है, जिसको मशरूम भी कहते हैं, फिगर आपको दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का फिगर है। उस टैल्गो है, उसकी लैगो कहते हैं, ये स्मट डिजीज करता है इन प्लांट्स। ये पुक्सीनिया है, रोस्ट फंगस, रस्ट फंगस भी कहते हैं, व्हीट रस्ट बताया मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि व्हीट रस्ट व्हीट को बर्बाद कर देता है पुक्सीनिया। उसकी लैगो भी वैसे स्मट तैयार करता है प्लांट्स में, उसको खराब कर देता है। तो ये डिजीज प्रोड्यूसिंग ये फंगाई है। मशरूम के बारे में तो हम स्पेशल जानते हैं, और उसको हम एगैरिकस भी कहते हैं। ये था आपका बैसिडियोमाइसिट्स। बैसिडियोमाइसिट्स तक हम लोग 3 क्लासेस को पढ़े, हम लोग 4th क्लास पढ़ने वाले हैं। 4th क्लास देखिए क्या है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अब याद करने के लिए मैं थोड़ा सा टिप्स देना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा इसको एक चार्ट के हिसाब से दिमाग में रखिएगा, तो इजियर हो जाएगा इन तीनों क्लासेस को पढ़ने में। तो माइसिलियम इसका क्या था, असेप्टेड था, असेप्टेड, सिनोसाइटिक, ठीक है, असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक था। इसका माइसिलियम क्या है, इसका ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, इसका भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो इसके बारे में तो माइसिलियम के बारे में बता दिया मैं। इसके असेक्सुअल स्पोर्स जो है वो कैसे फॉर्म करते हैं, एंडोजीनसली, ठीक है। इसके सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में हमको कुछ नहीं दिया गया है। इसके असेक्सुअल जो है वो एक्सोजीनसली फॉर्म करते हैं, जीनसली, ठीक है। इसका सेक्सुअल जो होता है वो एंडोजेनसली फॉर्म करते हैं, एंडोजेनसली, ठीक है। यहाँ पे इसका सेक्सुअल जो है वो एक्सोजेनसली फॉर्म करते, और इसके असेक्सुअल स्पोर्स नहीं के बराबर होते, नहीं होते। तो ये होते हैं, लेकिन इसके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, लेकिन हमें नहीं दिया गया कि किस फॉर्म में होते हैं, वो एंडोजेनसली होते हैं या एक्सोजेनसली, नहीं होते हैं ये, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया, ये होते नहीं है, ये स्पोर्स ही नहीं होते हैं। तो बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ बताने की जरूरत थी लेकिन दिया हुआ नहीं है चार्ट में, इसलिए हम लोग लर्न नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं, ये तो छोड़ देंगे। तो ये जो था एक्स्ट्रा में नॉलेज दिया। आप सोचोगे कि सर चारों कर देते उसके बाद देते, एक्चुअली हम 4th पढ़ने वाले हैं, वो एक्चुअली वो क्लास डिटरमाइन करता है जब अभी तक इसमें नहीं बांट पाए हैं, माने उनको हम अभी नहीं समझ पा रहे कि किसको किस में दें।
तो जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, असेप्टेड जब भी होगा तो यही हो सकता है ना, और कुछ नहीं हो सकता। सेप्टेड तो ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। तो यहाँ पे तो ये समस्या खत्म हो गई। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इन दोनों में होता है जनरली। इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से आप याद कीजिए कि यहाँ पे देखिए दोनों मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे एक क्रॉस है, यहाँ पे एक क्रॉस है। ये क्रॉस है लेकिन मतलब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि है वो आइसोगैमस एंड आइसोगैमस हम लोग पढ़े, वो सेक्सुअल में ही था। लेकिन ये चार्ट डिटेरोमाइसिट्स में ज्यादा यूज होगा समझने में, तो उसी के लिए उसके पहले मैं ये चार्ट समझाया आपको। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो हमारा क्लास है डिटेरोमाइसिट्स, इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ कि ये इम्परफेक्ट फंगाई है। इम्परफेक्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में हम पूरा अभी जानकारी नहीं पा पाए हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ कि इनका ओनली असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेजेस का ही अभी हमको ज्ञान है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग करते हैं कि नहीं पता। मैंने कहा फाइकोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये याद है। जाइगोस्पोर मैंने कहा मैंने आइसोगैमेट्स एंड आइसोगैमस होता है वहां पे गैमेट्स, तो वहां पे वो नहीं दिया हुआ था इंडोजेनेसली होते हैं वो क्या एक्सोजेनेसली होते हैं, ये नहीं दिया हुआ। उस बात को डिस्कस कर रहा था मैं, ये नहीं कह रहा था कि नहीं होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये लोग केवल रिप्रोड्यूस करते हैं बाय असेक्सुअल स्पोर्स। और ये नाम इसके असेक्सुअल स्पोर्स का क्या दिया हुआ है, कोनिडिया। कोनिडिया किसमें आपने पढ़ा, एस्कोमाइसिट्स में असेक्सुअल स्पोर्स का नाम था कोनिडिया। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोनिडियोस्पोर्स में। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। और उसके बाद एक और बात कह रहे हैं, माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, यानी कि ये पहला वाला क्लास में हो ही नहीं सकता। किसमें, फाइकोमाइसिट्स में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो क्या है, वो तो असेप्टेड है, तो हो नहीं सकता। तो ये दो किसी में जा सकता है, अगर अगर असेक्सुअल है, लेकिन वो जाना चाहिए किसमें, जाना चाहिए उसको या तो एस्कोमाइसिट्स में या फिर बेसिडियोमाइसिट्स में। तो बेसिडियोमाइसिट्स में तो प्रॉब्लम है कि वहां पे असेक्सुअल अभी तक नहीं पता चला है, ये भी तो बात है वहां पे। तो ये अभी तक, अब कहोगे तो आप कहोगे तो फिर आप उसको एस्कोमाइसिट्स में सीधा रख दीजिए, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता नहीं है, तब नहीं करता तो फिर एस्कोस्पोर्ट कैसे कहलाएगा। एस्कोमाइसिट्स नाम पड़ा है एस्कोस्पोर्ट्स से, तो वही नहीं होता है तो इसको कैसे उस क्लास में डालते, ये कॉन्फ्यूजन है, इसलिए इसको अलग क्लास में फेंक दिया गया है। तो व्हेन सेक्सुअल फॉर्म्स मिल जाते हैं इनके, तब हम लोग को राइट क्लास में उसको हम भेज देते हैं। वो हो सकता है एस्कोमाइसिस बन जाए या बेसिडियोमाइसिस बन जाए, यही बने, क्योंकि वो तो सेप्टेट है ना, सेप्टेट है तो ये तो असेप्टेट वाले में जा ही नहीं सकते हैं, फाइकोमाइसिट्स में जा ही नहीं सकते हैं। और ये ज्यादातर क्या होते हैं, स्पोरोफाइट्स होते हैं, और सॉरी सेप्रोफाइट्स होते हैं एंड पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स आप जानते हो, सड़े गले खाना, ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डेड बॉडीज। और पैरासाइट्स में लिविंग बॉडीज से जब खाते हैं तो उसको कहते हैं पैरासाइट्स। तो ये ज्यादातर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो जो सेप्रोफाइटिक होगा तो लिटर्स जो आप फेंके हो, खा पी कर नष्ट कर रहे हो, तो उसी को तो खा के गला के नष्ट कर बने, उसमें से मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे हैं। और डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स हो गए, आप जो फेंक फाक के कूड़ा रखे हो उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये नाम जो है, आपको एक लिस्ट बना लीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे फंगाई का चैप्टर है तो एक लिस्ट बना लीजिए, जब भी पढ़िए एग्जाम्पल्स को पढ़िए पहले। कैसे कि इसको ऊपर में लिख दीजिए, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप जैसे इसका है, आप लिखिए अल्टरनेरिया। सेकेंड आप लिखिए कोलेटोट्राइकम। थर्ड है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। अब बहुत टीचर क्या कहेंगे, कह दो एसीटी लिखा हुआ है, ऐसे एसीटी नाम दे दो, कुछ समझ लो, होता है जैसे कह देंगे एयर कंडीशन कूलर कंडीशनर ट्रेनिंग, एयर कंडीशनर ट्रेनिंग होगी, एयर कंडीशन बनाने का ट्रेनिंग करना, तो ऐसे क्या होता है निमोनिक्स बोलते हैं इसको। तो निमोनिक्स यहाँ पे नहीं लगेगा, ऐसे
छोटे छोटे चीजों में आप न्यूमेरिक्स तो निमोनिक्स को याद करना एक समस्या हो जाएगी। तो मैं कहूँगा जब भी आप इनको पढ़ें वहीं पे ऊपर में एग्जाम्पल सीखें, नीचे में एग्जाम्पल्स ना लिखें, पढ़ने के पहले उसका एग्जाम्पल देखें और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बेटर प्रोसेस होता है। तो लेक्चर की शुरुआत में जैसे कि मैंने पहले कहा कि 5 किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं जो विट टेकर ने तैयार किया था, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल एक किंगडम पढ़ेंगे 5 में से, क्योंकि 2 पहले हम पढ़ चुके हैं और बाकी 2 हम लोग अलग अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अब क्या करना है हमें, तो किंगडम्स तो खत्म हो गया, तो किंगडम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं बच्चे कुछ फर्स्ट क्लास के भी, उसको भी मैं इसे जारी करते हुए सॉल्व करूंगा। और फंगाई का तो करूंगा ही जो थर्ड क्लास है, तो तीसरे क्लास का और पिछले क्लास का मिलाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। याद रखिए ये सारे नीट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs है, तो इसको मत समझिए कि जब छोटा मोटा सर दे देते एग्जाम्पल कि काम में लगेगा कि नहीं, ऐसा लर्न करने से क्या फायदा होगा। फायदा होगा क्योंकि ये आपका PYQ ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट खोजना, याद है इनकरेक्ट करेक्ट ये सब वर्ड देखना। तो यहाँ पे लिख रहा है कि माइकोप्लाज्मा हैव द DNA राइबोसोम एंड सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता है उनके पास, तो करेक्ट नहीं हो गया। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया अपना खाना बना सकते हैं। क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा, ये सही हो गया, तो सही हो गया तो फिर अब कुछ करना नहीं है, तो ये तो बी मिल गया, तो हमें बी मिल गया। बाकी आप पढ़ सकते हो कि बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक, नहीं बैक्टीरिया एक तो साइनोबैक्टीरिया बनाता है खाना, हेट्रोट्रोपिक एक्सक्लूसिवली कैसे कर सकते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लास अंडर मोनेरा, मोनेरा में नहीं प्रोटिस्टा में, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये आंसर दे दिया हमने। सेकंड क्वेश्चन देखें जो 2014 का है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय विटेकर वाज इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो बेस्ड है, नॉट लिखा हुआ, इज नॉट, यहाँ पे देखिए वॉज करेक्ट लेना था, यहाँ पे करेक्ट नहीं लेना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी पर तो होता है, तो ये तो सही है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात होता है ना। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या कहते हैं, एक सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एक के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बारे में कहाँ बात करते हैं, तो ये नहीं बात करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात तो मैंने कहा था, लिस्ट देखिए, एक तो लिस्ट था आपका टेबल, वहां मैंने दिखाया था कि आपका ये नहीं दिया गया था, लेकिन विट टेकर ने इस पॉइंट को लिया है, तो वहां मिसिंग था, मैं एक बार रिपीट किया था। अब देख लीजिए फर्स्ट वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी इसका फर्स्ट वीडियो। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था उनका क्लासिफिकेशन में, डिवाइड करने के क्राइटेरिया में। तो आंसर जो है सही ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चंस कर लिए। आगे देखते हैं, तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस। तो इसके बारे में तो अगर आप रिवाइज किए होंगे लेक्चर या बुक पढ़े होंगे, तो मोनेरा ग्रुप में आर्कीबैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हर एक्सट्रीम, जैसे एसिडिक हो, थर्मल हो या फिर सलाइन हो, ये सलाइन माने नमकीन हो, हेलोफिलिक कह देते हैं, पढ़ा है आप, पढ़ोगे देख लेना, तो ये आंसर सही उसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स विदाउट डेफिनेट सेल वॉल, डेफिनेट सेल वॉल नहीं है, और ये पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स होते हैं, एंड सर्वाइव विदाउट एंड कैन सर्वाइव विदाउट, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं फैकल्टेटिवली, ये लोग ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। एक होता है ऑब्लिगेटिव, ऑब्लिगेटिव माने हो गया कि आपको ऑक्सीजन हमेशा आप नहीं लोगे, तो विदाउट ऑक्सीजन हमेशा जो रहेगा वो ऑब्लिगेटिव माने वो एनारोबिक हो गया। और एक होता है फैकल्टिव, फैकल्टिव माने जब जरूरत पड़ा तो छोड़ देंगे, जब जरूरत पड़ा तो ले लिए, ये बात नहीं है तो कोई बात नहीं हम चला लेंगे काम, तो ये फैकल्टिव कहते हैं। तो ये फैकल्टिव है, ये ऑक्सीजन नहीं लेने का कारण इसका ये क्राइटेरिया, ये दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ नहीं है बुक में, मैं इसको अलग से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए इसमें आंसर आ जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जो कि आप मोनेरा में ही पढ़े हो, 2-3 तरह के पढ़े, तो 2 तो यहाँ पे आ गए, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, और तीसरा जो है ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया कहते हैं। ये 3 तरह के मैंने मोनेरा के ग्रुप के ही ऑर्गेनिज्म बता रहा हूँ मैं, 2 तो आंसर में, एक मैंने यू बैक्टीरिया एक्स्ट्रा बताया। ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आपको मोनेरा में मिलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है।
in which group of organisms the cell wall forms two thin overlapping shells which fit together. आप सोप बॉक्स के बारे में, सोप केस के बारे में पढ़े थे। तो ये था आपका क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, डेस्मिड्स एंड डायटम्स पढ़े थे क्राइसोफाइट्स में। डायटम्स के सेल जो होते हैं वो सोप केस के जैसे एक ऊपर एक फिट कर सकते हैं, ऐसे टू ओवरलैपिंग सेल्स हो जाते हैं उनके। अच्छा, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में हमने पढ़ा था एमीबॉइड हो सकते हैं, एमीबा हो सकते हैं, उसके बाद सीलिएट्स यानी कि पैरामीशियम जैसे है। तो उनमें देखा जाए फ्लैजिला होता है नहीं, उसमें सीलिया होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक्चुअली ये एक्सेस वाटर को निकालने के लिए एमीबा में ही होता है। सीडोपोडिया भी कैप्चरिंग फॉर प्रे के लिए कहाँ होता है, आपका एमीबा में होता है। तो बचता क्या, ये तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अब तो हमें इससे लेके चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ नहीं है बुक में, लेकिन क्वेश्चन आया था क्योंकि 2018 का है और 2018 में स्टार्ट हुआ था आपका एनटीए का इसमें दखल अंदाजी, इसमें नीट में एग्जाम का पेपर सेट करने एनटीए के हाथ में आया था। तो एनटीए 2-3 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से निकाल कर दे दिया करता था, 2005 में आया हो, 2004 में आया हो। तो ये सिलेबस के बाहर, अभी आज के सिलेबस के बाहर है, लेकिन ऐसे 1-2 क्वेश्चंस अभी भी चांसेस होते हैं कभी कभी दे देने के। लेकिन देखा जा रहा है कि अब सिंक्रोनाइज होने लगा है, एनटीए कोशिश कर रहा है कि सारा क्वेश्चंस वो किससे दे, आपका एनसीईआरटी से दे। लेकिन एक बात और उन्होंने कहा है कि बाकी सब बोर्ड्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तो उनके बुक्स भी तो हैं, उनके बच्चे भी तो पढ़ाई करते हैं, उनके बुक्स के भी 1-2 क्वेश्चंस हम दे सकते हैं। तो ये आउट ऑफ समझिए सिलेबस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। 2 न्यूक्लियाई इसमें होता है, एक सोमैटिक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो कि मैक्रो साइज होता है, माने मैक्रो न्यूक्लियस है, और दूसरा जो है इसका जर्म लाइन न्यूक्लियस होता है, वो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस। जस्ट इसको याद करना। अब तो कोई फिजिक्स है नहीं है, मैथ्स नहीं है कि इसको डेरिवेशन देखना, ये नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आपको होना चाहिए, नहीं है बुक में नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे हैं इंटरेस्टेड रहते हैं कि देख लें दूसरे बोर्ड्स की, तो उनके लिए फायदेमंद। यूपी बिहार ये सब बोर्ड के जो बच्चे हैं वो अपने बुक्स को भी तो देख लेते थोड़ा सा, मैंने बिहार का जो बोर्ड है, या यूपी का, महाराष्ट्र का जो बोर्ड है, या मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है, या राजस्थान, जो अपने अपने लोकल जो बोर्ड है, तो बुक्स थोड़ा सा कभी कभी देख लेना चाहिए। कुछ नए पॉइंट्स वहां से मिल जाए तो एक नोट करके रख लीजिए डायरी में, कभी काम आ सकता है। आपके 4 मार्क्स का काम कर सकता है, आपके 8 मार्क्स का काम कर सकता है। ये छोटी छोटी सतर्कता आपको कहीं आगे बढ़ा सकता है ना। अब देखते हैं अगले सेट्स ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि क्राइसोफाइट्स, इग्लेनॉइड्स, डिनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स इंक्लूडेड इन द किंगडम कौन सा होगा। तो अब देखिए, हम लोग तो पिछले क्लास में 2 ही किंगडम पढ़े थे, एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। मोनेरा में हमने कहा कि एक्टिव बैक्टीरिया होगा, यू बैक्टीरिया होगा और माइकोप्लाज्मा होगा, और कुछ नहीं होगा। तो बाकी लोग पिछले क्लास में कहाँ पढ़ेंगे, तो सब प्रोटिस्टा में ही तो पढ़ेंगे। आज तो हम लोग पढ़े ही नहीं कोई ऐसा नाम। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें देखें तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। आज ही हम लोग पढ़े इसको, प्लाज्मोगैमी बता रहे थे। उसका नेक्स्ट स्टेज होता है उसका कैरियोगैमी, पढ़ा है हमने। फिर जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद रिडक्शन, ये होता है डिवीजन होता है, और स्पोर्स बनते हैं। तो पूरा स्टेप्स में बताया फंगाई में। नेक्स्ट देखते हैं कि, और जब आंसर सही हो गया तो देखना तो है नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो ये सही है, नहीं गलत है। क्यों, क्योंकि सैप्रोफाइट्स मतलब क्या, लिविंग नहीं होगा, ये लिविंग वर्ड गलत है, यहाँ पे डेड होना चाहिए। डेड ऑर्गेनिजम्स पर जो सर्वाइव करते हैं उसको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है सम ऑर्गेनिजम्स, some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called seed cells। seed cells नहीं,
हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट सेल का नाम है, नॉस्टॉक में पाया जाता है। एग्जाम्पल आपको दिया गया था नॉस्टॉक, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये भी गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स है, टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी, ठीक है, ये न्यूक्लियाई होगा, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, ये बात गलत हो गया यहाँ पे। तो ये थे क्वेश्चन और इनका आंसर। अब चलिए दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट खोजना है। तो मोरल्स एंड ट्रूथफुल्स आर इनकरेक्ट, तो यानी करेक्ट को मैं इधर दूंगा, बाद में जो रॉन्ग होगा उधर टिक कर दूंगा। तो मोरल्स एंड ट्रूथफुल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, ठीक है। क्लेविसेप्स इज सोर्स ऑफ एल्कलॉइड्स एंड LSD, पता नहीं है। कोनिडिया इज प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स इंडोजेनसली, ये तो ठीक है, एस्कोमाइसिस में है। और ईस्ट इज फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, बोल रहा है ऐसे कुछ होगा, हाइफी होगा, तो हाइफी होगा तो मल्टी न्यूक्लिएट होगा, या तो सेप्टेट हो या असेप्टेट हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन ये बात तो हो नहीं सकता, ईस्ट के बारे में बताया, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, तो ऐसा होगा कुछ, तो ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, तो ये फिलामेंटस बॉडी नहीं हुआ, तो ये रॉन्ग हो गया। अब आप कहोगे इसका क्या है, तो इसका तो आपकी बुक में दिया नहीं होता, आपको जानने की जरूरत क्या है, आपको रॉन्ग जो चॉइस मिल गया तो ये राइट कर दीजिए और आपका हो गया। इस एक्स्ट्रा इसे दे सकते हैं ऑप्शंस में जो कि आप नहीं जानते हो, लेकिन आपके काम का चीज तो सही है। आगे देखते हैं, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, कैरियोगैमी पहले हुआ, उसके बाद जाइगोट बन गया, मियोसिस किया गया तो स्पोर्स फॉर्म, तो स्पोर्स कौन से होंगे, ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्ट्स बनेंगे। और कैसे बन रहा है ये, एक्सोजीनसली, ठीक है, एक्सोजेनसली बन रहा है, एक्सोजेनसली बन रहा है। तो एक्सोजेनसली बन रहा है, यहाँ पे देखिए एक्सको स्पोर्ट्स क्या था, इंडोजेनसली। तो पहले तो सेक्सुअल दो ही स्पोर्ट्स हैं जो कि तीन तरह के हैं, लेकिन आपके फाइकोमाइसिस में तो दिया हुआ नहीं है, आपको दिया हुआ है एस्कोमाइसिस में एंड बेसिडियोमाइसिस में। तो यहाँ पे एस्कोमाइसिस में आप इंडोजेनसली देख रहे हो, तो बेसिडियोमाइसिस होगा, तो बेसिडियोमाइसिस का जो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, तो यहाँ पे एगेरिकस जो है ये है आपका इसका एग्जाम्पल। नियोस्पोरा जो है क्या है, ये है आपका एस्कोमाइसिस है, अल्टरनेरिया डिटेरोमाइसिस है, सैक्रोमाइसिस क्या है, ईस्ट को कहते हैं। तो ये तीनों चॉइस तो होंगे नहीं। नेक्स्ट सेट को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगाई। तो देखिए हेट्रोट्रॉपिक तो है, ये बात सही है, तो रॉन्ग कैसे होगा, राइट होगा, रॉन्ग खोजना है मुझे। बहुत यूनिसेलुलर ईस्ट है और बाकी तो मल्टीसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक है, ठीक है, मैंने बताया ना कि इसको अगर फेंकते भी तो यूनिसेलुलर में कहाँ भेजते, प्रोटिस्टा में भेजते। अच्छा, ऑल फंगाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक वॉल, सेलुलोजिक वॉल थोड़ी होता है, काइटिन से बना होता है और पॉलीसैकेराइड से बना होता है, तो ये वाला हिस्सा इसका राइट हो गया क्योंकि ये रॉन्ग आंसर है। चूज द रॉन्ग, फिर रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है। नियोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स एंड जेनेटिक्स, ठीक है, यहाँ पे एंड लगा सकते हो आप। और मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, पॉइजनस नहीं है, डेलिकेसीज है, ये रॉन्ग हो गया, ये तो राइट हो गया, तो ये मिल गया मुझे आंसर। अब बाकी आप देख लो, ईस्ट इज यूनिसेलुलर, ठीक है, फर्मेंटेशन में यूज होता है, वाइन बनता है, आपके तंदूरी बनता है, बताया मैं। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर, प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलियम से, ये बात सही है, तो ये था आंसर। अब देखते हैं और दो क्वेश्चंस, इसमें एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व करें, दूसरा एक एक्चुअली इंफॉर्मेटिव है, देने के लिए नोट्स के हिसाब से ना देके मैं क्वेश्चन के हिसाब से दिया हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द इनपरफेक्ट फंगाई किसको कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिस, डायरेक्टली मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है। और चले जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई कंटेन्स हेलुसिनेशन होता है, माने नशा जैसा हो जाता है ना, जब मस्ती आती है उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। तो हेलुसिनेशन किसमें होता है, तो ये भी आपको पढ़ाया नहीं गया है, ये एमानिटा मस्कारिया होता है, ये बाद में आप पढ़िएगा क्लास 12 में, एक्चुअली इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन चूंकि ये फंगाई से रिलेटेड है इसलिए हमने इसको यहाँ डालकर इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको दिया है। अब हम लोग आज के लास्ट सेक्शन में चले आते हैं। लास्ट सेक्शन क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायन्स
इसको हम अलग समझेंगे लाइकेंस, क्योंकि ये इनके तीन की कैटेगरी में ये तीन पहले समझते हैं। तो ये क्या है कि ये तीनों क्यों नहीं रखे गए एनिमल किंगडम या और बाकी जो किंगडम है उनमें, पांचों किंगडम में कहीं नहीं कोई जगह क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इनकी कैरेक्टर को समझने में साइंटिस्ट फेल हो गए। क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक है, ये पहला नंबर तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम लोग 5 किंगडम सिस्टम हो या 2 किंगडम सिस्टम हो, तो सारे के सारे हम जो ऑर्गेनिजम्स कंसिडर कर रहे थे वो सेलुलर होते थे, ये नॉन सेलुलर है। तो इनको ट्रूली हम लोग नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग। कि लोग दो तरह के कैरेक्टर के होते हैं, एक लिविंग कैरेक्टर वाला भी इनका होता है कि लाइफ का स्पैन, और एक होता है नॉन लिविंग वाला। कैसे लिविंग कैसे नॉन लिविंग समझने की कोशिश करते हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सेल बॉडी किसी सेलुलर बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे जमीन पर है, यहाँ पे है, वहां पे है, एयर में है, तो ये एकदम इनर्ट होते हैं, कोई एक्शन इनकी नहीं होती है, और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले कुछ चीज लगता ही नहीं है कोई लिविंग थिंग है। ठीक है, ये आउटसाइड द लिविंग सेल के बाहर होते हैं। तब अगर ये किसी के सेल में घुस जाते हैं तो उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। इन्फेक्ट इतना करते हैं कि उसके पूरे मशीनरी को, होस्ट के सेल के मशीनरी को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और तब वो मल्टीप्लाई रेप्लिकेट करते करते इतना रेप्लिकेट करके फैल जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस रिसेंटली हुआ था, आप देख रहे थे, हाहाकार मची हुई थी। क्या था, बाहर में कुछ नहीं, लोगों को कहा जाता है बाहर मत निकलिए। क्यों बाहर मत निकलिए, ठीक, ताकि इससे भेंट ना हो, आपकी इस बड़ी बॉडी में ना जाए। एक बार आप बॉडी में जाएगा तब वो तबाही में जाएगा। अगर बाहर है ऐसे एयर में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनर्ट रहता था। जैसे किसी के संपर्क में आप आ रहे थे या आप बाहर जा रहे थे, उसमें हवा में कहीं से वायरस फैल मैंने उड़ रहा है, और आपके नाक से मुंह से इसी से मास्क पहनना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जैसे ही आपके बॉडी में घुसेगा तब वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव कैसे हो जाएगा, आपके पूरे सिस्टम को पकड़ लेगा और रेप्लिकेट करेगा इतना ज्यादा कि कुछ दिनों में, 10 दिनों में, किसी को 7 दिनों में मार डालता था। ये तो आप प्रत्यक्षदर्शी हो। आप लोग एक तरह से उसी पीरियड में ग्रो अप कर रहे थे, ग्रूम अप कर रहे थे। लाइफ में एक तरह से टीन एज वाला हिस्सा चल रहा था, जहाँ लाइफ यहाँ दौड़ धूप खेल कूद सब होना चाहिए था। आपको घर में बंद करके रख दिया गया था, आपके ऑनलाइन क्लासेस हुए, स्कूल बंद हो गए थे। ये सारा तबाही कौन किया था, एक वायरस किया था। तो वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, कितना छोटा होते हुए कितना खतरनाक हो सकता है। छोटे की बात की मैंने कहा, तो हमने कहा कि जो सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा कौन सा है, सेलुलर मैंने कहा, सेल वॉल वन नहीं है, सेलुलर। तो सेलुलर माइकोप्लाज्मा को हम लोग सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म मानते हैं, लेकिन उससे भी बहुत 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 गुना छोटा होता है ये वायरस उससे भी छोटा होता। फिर हम लोग कंसीडर क्यों करते हैं माइकोप्लाज्मा को छोटा, क्यों नहीं वायरस को, इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके पास सेल है ही नहीं, सेलुलर बॉडी है ही नहीं। तो इसको कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म माने, कैसे इसको तुलना करें बाकी सब ऑर्गेनिज्म से, इसको उसको छाड़ के बाहर कर दिया, जैसे कि किंगडम से बाहर कर दिया, तुलना भी इससे नहीं करते हम लोग। अब चले आते हैं कि वायरस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली वायरस का मतलब होता है जहर। जहर माने वेनम, वेनम सांप का वेनम, या कोई पॉइजनस फ्लूइड समझिए। तो पहली बार डिमिट्री इवान्स्की जो है, इन्होंने देखा कि टोबैको के प्लांट में एक डिजीज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टोबैको मोजाइक डिजीज, या और बनाते करता है कौन है, टोबैको मोजाइक वायरस करता है। तो ये वायरस के बारे में तो नहीं जानते थे, वो समझे कि कोई ना कोई इन्फेक्ट कर रहा है। जो इन्फेक्ट करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, वो साइज उसकी जो है, बैक्टीरिया को हम लोग सब माइकोप्लाज्मा कहाँ है, बैक्टीरिया के सेक्शन में पढ़े थे हम लोग, मोनेरा के सेक्शन में पढ़े थे, उससे भी छोटा है। तो ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया फिल्टर्स बनाया गया था, जिसमें बैक्टीरिया को छान दिया जाएगा, उससे भी ये पास कर गया था। बैक्टीरियो प्रूफ फिल्टर से भी ये पास कर जाता है, इतना छोटा था। उसके बाद बाइजरिनिक जो है, ये डेमोन्स्ट्रेट किए कि ये जो इन्फेक्टेड जो प्लांट है, अगर वो ला दिया जाता है स्वस्थ प्लांट, माने इन्फेक्टेड माने अस्वस्थ प्लांट है टोबैको का, उसको ला दिया जाता है एक अस्वस्थ यानी कि इन्फेक्टेड है स्वस्थ के पास में ला दिया जाता है, तो वो भी डिजीज हो जाएगा, माने छुआछूत। तो अभी बताया कोरोना वायरस क्या करता है, एक को हुआ दूसरे को हो जाता था, माने उससे ट्रांसफर दूसरे के बॉडी में गया, उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। तो इस तरह से हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता था ये एक्सट्रैक्ट जो पॉइजनस एक्सट्रैक्ट, इसका जो जूस जैसा निकाल रहे थे, फ्लूइड निकाल रहे थे टोबैको वायरस का, वो लेके दूसरे हेल्दी प्लांट में दे दिया, तो उसको भी इन्फेक्शन हो गई। तीसरा साइंटिस्ट का नाम है, अच्छा एक चीज बता, चूंकि फ्लूइड जैसा चीज था और पॉइजनस था, तो वायरस तो पैथोजन हो गया, और उस फ्लूइड को कहा गया कॉन्टैजियम, आई है ये, कॉन्टैजियम वीवम फ्लूइडम।
कॉन्टेजियम माने कॉन्टेजियस माने इन्फेक्शियस, विवियम माने होता है, विव माने लिविंग, और फ्लूइडम माने फ्लूइड। तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इसका नाम किसने दिया? भाई जर्डनिक ने दिया। उसके बाद स्टैनले, स्टैनले ने इसको बताया कि देखिए ये आप लोग तो बता दिए कि ये ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मैं एक चीज प्रूव कर सकता हूँ कि ये कोई एक इनर्ट सब्सटेंस है। तो उसने बताया कि इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है। क्रिस्टल्स जो होते हैं जनरली इसमें प्रोटीन्स भरे होते हैं, ये इनर्ट होता है आउटसाइड द स्पेसिफिक होल सेल, और ये लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। अभी मैं कह रहा था फैकल्टी, ये ऑब्लिगेट माने ये पैरासाइट के रूप में ही रहते हैं और कोई काम नहीं करते। डेड ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोफाइटिक नहीं होते, ये पैरासाइट ही होते हैं। हमारे बॉडी में कोरोना जो था पैरासाइट के रूप में ही आया था। ये एक फिगर है, ठीक है, एक फिगर किसका है? तो ये वायरस का ही फिगर है। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है, देखिए इसमें क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं रिंग जैसा चीज, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में, सुंदर है नहीं वैसे ये रूप इसका है। तो ये एक्चुअली ये है टोबैको मोजाइक वायरस, ऐसे कह सकते हैं, मोजाइक डिजीज करता है टोबैको में। तो ये जो देख रहे हैं पर्पल कलर का ऐसे रिंग जैसा छोटे छोटे ऐसे बीट्स जैसे चीज, ये है आपका आरएनए। क्या है? आरएनए, न्यूक्लिक मटेरियल इसका, ठीक है। और दूसरा है ये है आपका प्रोटीन का लेयर, समझिए कवरिंग, इसको कैस्पिड कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन। तो दो चीज इसमें होता है, प्रोटीन होता है एंड न्यूक्लिक एसिड होता है, इससे ये बनता है वायरस। तो ये वायरस के बारे में और जारी रखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलते हैं देखते हैं वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस की जो डिस्कवरी किसने किया? डाइनर ने 1971 में किया। उन्होंने देखा एक इन्फेक्शियस एजेंट, वो वायरस से भी छोटा है, और पोटैटो में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करता है, ठीक है, इन्फेक्ट करके पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करता है, और उसकी साइज जो है वायरस से भी छोटी है। वायरस में होता क्या क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके ऊपर कवरिंग होती है किस चीज की? उसके कवरिंग होती है एक प्रोटीन लेयर की, कोटिंग की। अब वो वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए होता है, जनरली आरएनए होता है। तो इसमें देखा गया केवल आरएनए ही होता है और कुछ नहीं है, नो प्रोटीन कोटिंग। तो यानी कि ये फ्री आरएनए इसके पास है, इसमें प्रोटीन कोट है ही नहीं, ठीक है ना, जैसे वायरस में होता है। इसी से वायरॉइड मैंने जो नहीं कहते वॉइड नहीं होना, वायरस में एक चीज नहीं होना, वो वायरॉइड अवॉइड करना नहीं है, उसके पास प्रोटीन लेयर नहीं है। और चूंकि उसके पास प्रोटीन नहीं है तो इसकी मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन साइज बड़ा होता है, वेट भी होता है उसमें। तो प्रोटीन है ही नहीं, तो फिर साइज छोटा हो गया और वेट भी कम हो गया। लो वेट वाले ये वायरस होते हैं, आरएनए, केवल आरएनए होते हैं, लेकिन इन्फेक्शियस होते हैं। प्रॉब्लम तो ये है। अब द फॉलोइंग इज व्हाट इज करेक्ट अबाउट द वायरस? दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये बात सही है, पहले ही आ गई। उसके बाद दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड। ये सारा चीज बैठता ही नहीं। मैं जानबूझ के इस सेक्शन का कर दिया हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस हैविंग डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन। नहीं, कहाँ डीएनए मॉलिक्यूल्स है? डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन, यहाँ तो डीएनए की बात ही नहीं है। आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड तो है नहीं। आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, यस, ये सही हो गया। तो ये ऑप्शन भी आप देख लिए, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, वायरस क्लियर हो गया आप। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है क्या, प्रायंस। प्रायंस क्या है? एकदम उल्टा है, आप कह सकते हैं वायरॉइड्स का। उसमें आरएनए था, प्रोटीन नहीं था। इसमें प्रोटीन्स है लेकिन आरएनए गायब है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो प्रोटीन तो मेन मास बनाता है या साइज बनाता है, तो यहाँ प्रोटीन होने के चलते ये लोग आपके किसके बराबर होते हैं? वायरस के साइज के लगभग होते हैं, लेकिन ये इसमें आरएनए या डीएनए नहीं होता। तो ये तो वायरस तो नहीं होगा, इनको नया नाम दिया गया प्रायंस। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज ट्रांसमिट किया जाता है इनके द्वारा। इनके पास अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, और साइज तो इनका वायरस के साइज का ही होता है। और एक डिजीज जो है उसको कहते हैं हम लोग बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोपैथी, BSE। उसको कॉमन नेम उसका है मैड काउ डिजीज इन कैटल। कैटल में ये इन्फेक्शन जब देता है काउज में, तो वो पागल जैसे बिहेव करने लगते हैं काउ। तो उसको BSE शॉर्ट में डिजीज को कहा जाता है, या फिर आपको मैड काउ डिजीज कहा जाता है। इसी की तरह का ह्यूमन बींग्स में भी हो सकता है वेरिएंट, CR जैकब डिजीज।
CJD डिजीज ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में भी हो सकता है, ह्यूमन भी इन्फेक्शन करके पागलपन का एक दौरा ला सकता है। तो ये मेन इसी का डिजीज पकड़ा गया है, उसी के बाद में इसकी जांच हुई है और पता चला कि ये वायरस की तरह ही कोई एक एजेंट है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है, केवल अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है, केवल प्रोटीन्स है उसके पास में। सोचिए, अब प्रोटीन्स को तो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हो ना। अब एक क्वेश्चन लिया जाए तो मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन इज ड्यू टू इन्फेक्शन बाय क्या? अब तो अभी पढ़ रहे हैं तो हम तो बता सकते हैं, प्रायन होगा, है कि नहीं। लास्ट सेक्शन में चले आए, वो है लाइकेंस। तो ये लोग सिम्बायोटिक, ये अलग में केवल बताया क्योंकि ये एक्चुअली उनसे कोई रिलेशन नहीं है, ये एक कॉन्फ्यूजन है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑलरेडी हम लोग फंगाई जब पढ़े कि फंगाई जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं किसी एल्गी के साथ में और लाइकेंस तैयार करते हैं। ये म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है बिटवीन एल्गे एंड फंगाई। एल्गे जो पार्ट है, एल्गल जो कंपोनेंट है, वो फाइकोबियंट है, माने ऑटोट्रॉपिक है, वो खुद खाना बनाता है। कौन? तो एल्गल पार्ट जो है। तो यहाँ पे फूड को बनाने का काम कौन करता है? एल्गे करता है, वो फंगाई के लिए भी फूड बनाता है। तो फंगल कंपोनेंट क्या करता है? वो है माइकोबियंट। माइकोबियंट माने हेट्रो, ये फाइकोबियंट जो था ऑटोट्रॉपिक था, माइकोबियंट माने हेट्रोट्रॉपिक पार्ट हो गया, जो खाना नहीं बनाता है, जो दूसरे पर आधारित रहता है खाने के लिए। तो क्यों एक साथ सिम्बायोसिस हुआ? कैसे दोनों सिम्बायोट हुए? एक दूसरे को कैसे हेल्प करे? वो तो खाना दे रहा है, ये क्या दे रहा है? The fungi provides shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. वो एल्गे को ये सब चीज देता है, शेल्टर देता है, बड़ा साइज है, एल्गे छोटा है उसको ढक के रखता है। उसके बाद में वो मिनरल्स हो गया आसपास से, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर देता है एल्गे को खाना वाना बनाने के लिए, उसके लिए, अपने लिए, दोनों के लिए। तो इनका एसोसिएशन इतना क्लोज होता है कि अगर कोई लाइकेन नेचर में देखेगा तो दो ऑर्गेनिजम्स महसूस नहीं होते हैं। इसी के चलते लोगों को पता ही नहीं चला कि ये दो ऑर्गेनिजम्स, इनको अलग अलग कर दें, एक को एल्गे कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं, नहीं करके उसको अलग ही रखा गया एक ऑर्गेनिज्म का नाम भी देकर कि ये लाइकेंस है। तो इसलिए इसको किसी किंगडम में ना फंगाई में रख सकते हैं ना एल्गे में, तो उसको अलग एक नाम ही रख दिया लाइकेंस। और ये बहुत अच्छे क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है। जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहां पे होंगे ही नहीं, ग्रो ही नहीं करते। तो अगर पॉल्यूशन है वहां पे आप लाइकेंस ग्रो करना चाहते हैं तो नहीं ग्रो करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा लाइकेंस के बारे में, अगर देखते हैं कि आपके इलाके में लाइकेंस है, आप कहीं देख रहे हो और अचानक गायब हो रहे हैं, यानी कि पॉल्यूशन बढ़ रही है। अब कुछ क्वेश्चंस तो लेना बनता है, ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व थोड़ा सा। अब देखते हैं ये 3 क्वेश्चंस, देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस? जो वायरस के बारे में नहीं है, वायरस के बारे में तो अभी पढ़े, दे आर स्मॉलर देन वायरस, तो ठीक है। उसके बाद है दे लैक, वो तो प्रोटीन होता ही नहीं है, खाली आरएनए होता है। दे कॉज इन्फेक्शन, सही है, तो गलत क्या है? द आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर, लो होना चाहिए, यहाँ पे लो होना चाहिए, तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन? पॉल्यूशन जब होगा तो लाइकेंस इंडिकेटर है, ठीक है, अभी तो पढ़े। उसके बाद वायरसेस हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों एक साथ में तो हो नहीं सकता है। डीएनए इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, हाँ, आरएनए इनक्लोज्ड हो प्रोटीन कोड में या डीएनए, दोनों बातें हो सकती है, तो ये बात सही हो गया, तो ये था आंसर। चलते हैं अंतिम स्लाइड क्वेश्चन आंसर्स का लेते हैं, देखते हैं इनके बारे में पढ़ के देखें समझ में आता है कि नहीं। A location with luxuriant growth of lichens on the tree indicates that, क्या होगा अगर बहुत ज्यादा लाइकेंस हो रहा है तो यानी कि लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड, बस हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स? तो अभी मैं बताया था, फोटो दिखाया था, फिगर किसका था? वो टोबैको मोजाइक वायरस का था, तो यहाँ पे टोबैको मोजाइक वायरस ही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो स्टैनले शोड वायरस कोड भी क्रिस्टलाइज्ड, ये बात सही है। कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय जेरेनिक, ये भी सही है। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरस, ये भी सही है। वायरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय इनोव्स्की, नहीं, ये डाइनर ने किया था ना, डाइनर। वायरॉइड्स, ये वायरॉइड्स है,
डाइनर ने किया था डिस्कवर, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है और यही हमारा राइट चॉइस होगा। ऑप्शन रॉन्ग होने के चलते चॉइस राइट होगा। और इसी के साथ में आज हम खत्म करते हैं आज का क्लास। एक चीज याद रखिएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग 3 ही किंगडम किए हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इसके PYQs जितने हों, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिस्कस कर लिया मैं अच्छी तरह से। याद रखिए कुछ पुराने जो बिफोर NTA के पहले जो क्वेश्चंस आते थे, कुछ आ जाते दूसरे बुक से, अब बहुत कम आते हैं दूसरे बुक से। आपको 360/360 NCERT से ही आ जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ में थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, अगर पिछले सालों का जो पेपर है, जैसे मैं करवा दे रहा हूँ तो दिखाया तो मैं एक दो क्वेश्चंस के आंसर जो आपके नहीं जानकारी के थे वो तो डिस्कस कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद में आपको 360 लाने से कोई नहीं रोकता है। चैप्टर्स को आप एक बात याद रखिए, बायो को बार बार पढ़ने से ही ठीक होगा, केवल आप समझेंगे तो नहीं होगा। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये चीज़ मत भूलिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर मुझे खुश करने के लिए नहीं, अगर आपको लगता है कि हमारी एफर्ट्स, सब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, केवल बायो की नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो नीट की प्रिपरेशन की तैयारी हम करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, अगर वो सिंसियरली इफेक्टिव है तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आपको फायदा होता रहे। थैंक यू। और ये एक बात याद रखिएगा कि डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहिए और कामयाबी की ओर बढ़ते रहिए।